ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ओके, बेसिकली इन सब टॉपिक ओके ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ और उसके हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं टाइटल लिख देता हूं, बायो-सैवर्ट्स लॉ। अब एग्जैक्टली ये लॉ क्या है? ओके, तो पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि देयर इज अ रैंडम लॉन्ग पीस ऑफ वायर आर्बिट्री ऑफ एनी शेप, यानी रैंडमली कौन सी भी शेप का एक वायर हम लोगों ने कंसीडर किया, ठीक है। और वो जो वायर है उसमें से हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि लेट अस से जो करंट है वो ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये वायर आप ऐसी भी ले सकते हो, लाइक दिस, ओके, एनी रैंडम शेप, ओके। तो मैंने इस तरह से एक वायर ले ली, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक के डायग्राम के हिसाब से मेरा डायग्राम थोड़ा सा अलग रहेगा, क्यों? तो आपको वो समझने में आसान रहेगा। अब ये जो वायर है इसमें मैं एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करता हूं। सो विल से कंसीडर अ लॉन्ग वायर ऑफ एनी आर्बिट्री शेप एंड वी कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट, ओके, डीएल। ये जो स्मॉल एलिमेंट डीएल है, वी आर गोइंग टू से इसका नेचर कैसा है? इट इज स्ट्रेट, ओके। यस, दिस इज फर्स्ट थिंग। नाउ वी मार्क द सेंटर ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है, एंड अ पॉइंट P such that the center of the element dl is at distance r, okay. Yes, so center of the element dl is at distance r from point P. Now point P is what? Point P is any point in space, okay, which is near the current carrying conductor. Is this clear? Yes. तो ऐसे केस में सबसे पहले हम लोग ये बोलेंगे कि यहां पे जो पॉइंट P है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा। तो एकदम सिंपल है, वी आर गोइंग टू यूज व्हाट? राइट हैंड रूल। तो हम लोग बोल रहे हैं करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मैं सिर्फ डीएल को कंसीडर कर रहा हूं, डीएल इज अ स्ट्रेट कंडक्टर। सो एज्यूम करते हैं कि ये जो डीएल है इट इज हेल्ड इन राइट हैंड। सो करंट जो है हम लोग बोलेंगे इट विल बी शोन बाय द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेच थंब एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड विल बी शोन बाय व्हाट? तो कर्ल्ड फिंगर्स। यहां तक क्लियर है? तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे? ओके, जो कर्ल्ड फिंगर है हमारा, तो जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो इस तरह से आएगी, और जब हम लोग बोलेंगे पॉइंट P में से लाइंस ऑफ फोर्स जाएंगे, ओके, तो इस तरह से जाएंगे, यानी अंदर की तरफ जाएंगे। तो अंदर की तरफ जाएंगे तो मैं बोलूंगा कि यहां पे पॉइंट P पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर रहेगा, और वो वेक्टर को मैं B बोल देता हूं। बट इनिशियली हम लोग क्या करेंगे ना, ये छोटा एलिमेंट डीएल है, ओके, उसका क्या इफेक्ट पॉइंट P पे हो रहा है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे वो इफेक्ट बहुत ही छोटा होगा। तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा या उसके वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा एट पॉइंट P, we'll call it as dB, ओके। वेक्टर dB is going inside the plane of the board। ये आपको आ रहा है समझ में? ये कंडक्टर है हमारा, उसका एक ये छोटा एलिमेंट है dl, ठीक है। यस, अच्छा, अभी इसमें जो dB है वो अंदर की तरफ जा रहा है, लाइक दिस, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहां पे हमें एक एंगल समझना है, दैट इज कॉल्ड एज थीटा। Now what is theta? तो हम लोग बोलेंगे theta is the angle which is made by the line joining the center of the element, okay। चाहिए तो ये dl को मैं यहां पे लिख देता हूं, okay। This is your element dl। dl का जो सेंटर है वो c है। c और पॉइंट P को जोड़ने वाली जो लाइन है वो है cp, और Cp जो डीएल के साथ एंगल बनाएगी, ओके, वो एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज थीटा। अब आप पूछोगे C से लेके P तक, ओके, क्या रहने वाला है? तो मैं बोलूंगा C से लेके P तक मैं यहां पे लिख देता हूं वेक्टर Cp इज नथिंग बट योर वेक्टर R। अभी आप पूछोगे वेक्टर R क्या है, तो आप ऐसे बोल सकते हो इट इज द पोजिशन वेक्टर, ओके, ध्यान से सुनना आप लोगों ने। इट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P with respect to the center C of element dl। या अगर आपको ऐसा बोलना तो आप ऐसे बोल सकते हो इट इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन रियल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ओके। आप उसको एक लंबा लेंथ वेक्टर भी बोल सकते हो। यू कैन कॉल इट एज पोजिशन वेक्टर, दैट विल बी द बेस्ट। उसको मैं बोलता हूं वेक्टर R। ये क्लियर है? नाउ दिस इज एंगल थीटा। सो व्हाट एग्जैक्टली इज बायो-सैवर्ट्स लॉ? अभी तो मैंने आपको पूरा सिचुएशन समझा दिया है, ओके। बायो-सैवर्ट्स लॉ है क्या? बायो-सैवर्ट्स लॉ ये बोलता है, ओके, the magnetic field, okay, due to the small element dl of a
a conductor which is carrying current I, okay, at a point P which is at distance R from the center of that element dl, okay. तो ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे dp, इट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर I, द लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट dl, ओके. साइन ऑफ एंगल, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, साइन ऑफ एंगल दैट इज मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द एलिमेंट to the given point P in the space with the length of the element itself, okay. तो वो एंगल का साइन, तो उसको मैं बोल दूंगा साइन ऑफ थीटा, क्योंकि CP जो एंगल थीटा बना रहा है वो किसके साथ बना रहा है, तो हम लोग बोलेंगे DL के साथ. सॉरी, यहां तक क्लियर है. तो हम लोग बोलेंगे DB is directly proportional to IDL sin theta and it is inversely proportional to the square of distance of the point from the center of the element. तो हमें मिलेगा dp इज प्रोपोर्शनल टू आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. आई होप ये आपको क्लियर है. अब जैसे आप लोगों को पता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, और वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को के बोलने से अच्छा मैं डायरेक्टली आपको उसका वैल्यू बता देता हूं. यहां पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा दैट विल बी म्यू 0 अपॉन 4 पाई. जो अल्फा सॉरी जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है वो अभी इक्वालिटी से हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है. यहां पे कांस्टेंट आ गया हम लोग का, दैट इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई एंड दिस विल बी आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. अभी आप पूछोगे म्यू 0 का वैल्यू क्या है, ओके. तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा म्यू 0 इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ओके. ये बात आपको ध्यान में रखना है. और यहां पे म्यू 0 जो है, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वही एनालॉजी के साथ हम लोग बोलेंगे म्यू नॉट जो है इट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. यहां तक आ रहा है आपको समझ में? इसका वैल्यू अगर आप पूछोगे तो बहुत ही सिंपल है. सपोज पाई का वैल्यू मैंने 3.14 लिया तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, या 3.142 लिया तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 12.57 इंटू 10⁻⁻⁷. इसका जो यूनिट होगा तो क्या होगा, तो एकदम सिंपल है. ये जो dB है, ओके, तो यहां पे मैं ये इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूं, म्यू 0, ओके, इज नथिंग बट इक्वल टू dB इंटू आर स्क्वायर, ओके, अपॉन आईडीएल साइन थीटा, ओके, और आर स्क्वायर के साथ यहां पे ऊपर 4 पाई भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर है. तो आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि सर म्यू 0 जो है उसका यूनिट क्या होगा, तो एकदम सिंपल है. उसका यूनिट आपको dB का यूनिट क्या है, टेस्ला. आर स्क्वायर का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, डीएल का यूनिट होगा मीटर, ओके. सो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्या हो जाएगा, इट विल रिमेन ओनली मीटर, ओके. यस, तो हमें क्या मिला अभी यहां पे, दिस इज गोइंग टू बी टेस्ला. आर स्क्वायर अपॉन डीएल का यूनिट क्या बाकी रहेगा, मीटर, ओके. 4 पाई का तो कोई यूनिट नहीं है. साइन थीटा भी क्या है, इट इज अ नंबर, उसका भी कोई यूनिट नहीं है. तो बचा क्या है यहां पे, आई. तो आई के लिए जो यूनिट आएगा दैट विल बी एम्पियर. तो ये आपको ध्यान में रखना है, म्यू 0 विच इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हैज ए यूनिट टेस्ला इनटू मीटर अपॉन एम्पियर. यहां तक क्लियर है, ओके. आई होप आपको ये समझा है. नाउ द क्वेश्चन इज, ओके, कि जो बायो-सैवर्ट्स लॉ है तो उसमें ये जो dB है, ओके, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट dl. तो अगर ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन इज सिमिलर टू व्हाट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. और अगर वो सिमिलर है तो हम लोग बोलेंगे इट मस्ट हैव अ वेक्टर फॉर्म आल्सो. वो वेक्टर फॉर्म कैसे दिखाएंगे हम लोग, तो मैं ये साइड पे लिख लेता हूं, ओके. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं चाहता हूं आप लोगों ने एकदम अच्छे से ध्यान देना है, ओके. देखो इसको मैं कैसे करता हूं, आई राइट इट एज dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई एज इट इज. देखो I क्या है, I इज अ स्केलर क्वांटिटी. देखो यहां पे आ रहा है आइडियल साइन थीटा, तो हम लोग ऐसे तो नहीं बोलेंगे. देखो जब कोई दो पैरामीटर के साथ साइन थीटा आ रहा है, ए बी साइन थीटा आ रहा है, तो आपके ध्यान में आ जाता होगा अरे यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट है, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज गोइंग टू बी व्हाट, ए बी साइन थीटा एन कैप. तो यहां पे समथिंग
इंटू समथिंग साइन थीटा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए, बराबर है। लेकिन वो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आई और डीएल के बीच में नहीं है, बिकॉज आई इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये पहली बात है, ये आप समझो। दूसरी बात, अगर आई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो यहां पे कौन से दो वेक्टर है? ओके, मैं आपको बताऊंगा। पहला वेक्टर जो है वो ये है डीएल, इसको हम लोग बोलेंगे लेंथ वेक्टर ऑफ द एलिमेंट जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। और हम लोग बोल रहे हैं सिंस डीएल इज स्ट्रेट, तो डीएल वेक्टर कहां से कहां स्टार्ट हो रहा है? बॉटम से लेके टॉप तक, बॉटम डैश से लेके टॉप डैश तक। ये हुआ आपका डीएल वेक्टर। तो डीएल वेक्टर ये मैं पूरा इरेज कर देता हूं पार्ट, ओके। इनफैक्ट सी भी निकाल देता हूं। अभी मैं ऐसा बोलूंगा दिस इज योर वेक्टर डीएल, और यहां पे एक और वेक्टर है, ओके, जो हम लोगों ने यहां पे दिखाया है। पॉइंट सी से लेके पी तक जो वेक्टर है दैट इज वेक्टर आर, ये वाला आपका वेक्टर सी, ओके। तो यहां पे दो ही वेक्टर प्रेजेंट है, डीएल और आर। तो यहां पे बैलेंसिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मुझे ये फॉर्म मिला है आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, उसको मैं कैसे लिखता हूं? देखो, आइडियल, ओके, साइन थीटा के पहले एक और यहां पे मैं पैरामीटर लेके आता हूं आर, और नीचे बैलेंस करने के लिए मैं आर क्यूब लिख देता हूं, ओके। अब आपको यहां पे क्या मिल रहा है? डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा, ओके। यस, देखो जब हम लोगों ने ओस्टेट्स राइट हैंड रूल यूज किया था, तो मैंने जो वेक्टर डीबी है, वेक्टर डीबी कैसे दिखाया था? अंदर की तरफ दिखाया था। हमारा डीएल वेक्टर ऐसा है, वेक्टर आर ऐसा है, और वेक्टर डीबी ना वो अंदर की तरफ है, ओके। तो राइट हैंड रूल से हमको इसका डायरेक्शन पता है, ओके। अब चेक करेंगे, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, therefore vector db is nothing but mu 0 upon 4 pi, okay, I vector dl r sin theta, okay, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r अपॉन r क्यूब, ओके। यस, तो वेक्टर फॉर्म में बेसिकली इसको हम लोगों ने इस तरह से लिखा है। इसको थोड़ा और डिटेल में बताने के लिए मैं ऐसा लिख देता हूं, दिस इज नथिंग बट म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ओके। जस्ट अ सेकेंड, डीएल इंटू आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ये हो गया मैग्नीट्यूड, आपको आ रहा है समझ में, और ये हुआ डायरेक्शन एन कैप। तो ये जो पूरा पार्ट है आपका डीएल क्रॉस आर, उसको मैंने ऐसा लिखा है। अभी आप पूछोगे एन कैप क्या है, तो मैं बोलूंगा एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, यानी वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर से जो एक वेक्टर बनेगा, नया वेक्टर, ओके। और वो वेक्टर जो है वही वेक्टर का डायरेक्शन, ओके, आपको डीबी का डायरेक्शन देगा। तो आप यहां पे ये कंक्लूजन पे आ सकते हो कि वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर वो आपको एन कैप दे रहा है, और एन कैप का डायरेक्शन और डीबी का डायरेक्शन क्या है? सेम है। अब एन कैप का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो एक तो आप बोलोगे सर राइट हैंड रूल से डीबी अंदर की तरफ है तो एन कैप भी अंदर की तरफ होगा। हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कैसे। हम लोग बोलेंगे सी दिस इज योर वेक्टर आर एंड दिस इज योर वेक्टर डीएल, बराबर है। एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ, ओके। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखो मैं बोल रहा हूं कि डीएल वेक्टर आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल में भी राइट हैंड रूल है, आपको पता ही है। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल में डीएल आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नहीं ये ऐसा होगा। तो थंब क्या इंडिकेट करेगा? द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, एंड रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन इज गोइंग व्हाट? इनसाइड। तो वो अगर अंदर की तरफ जा रहा है, ध्यान से सुनो, तो मैं बोलूंगा कि जो एन कैप का डायरेक्शन है वो कैसा रहेगा? अंदर की तरफ। यानी राइट हैंड रूल से, ओर्स्टेड्स राइट हैंड रूल से और क्रॉस प्रोडक्ट रूल से, दोनों से ही डीबी और एन कैप का डायरेक्शन क्या है? सेम। यहां तक क्लियर है? ओके, सो आई होप आपको ये समझा है पूरा पार्ट। नाउ वन मोर थिंग विच आई वांट टू से इज, यहां पे देयर इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि हियर इनवर्स स्क्वायर लॉ इज फॉलोड। क्या फॉलो होता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब कैसे, वो भी आपको मैं बताता हूं। हम लोग ओरिजिनल फॉर्म देखेंगे इसका,
dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे dB जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आप बोलोगे सर यहां पे तो आर क्यूब आ रहा है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड कंसीडर करूंगा तो ये आर और ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ओरिजिनली बचेगा क्या सिर्फ ओनली आर स्क्वायर। तो रियल में ध्यान में रखो, जो भी छोटा सा मैग्नेटिक इंडक्शन का एलिमेंट है ओके दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ओके, मैं चाहता हूं ये आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। और ये जो है वो आपको क्या इंडिकेट करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ इज फॉलोड। इनवर्स स्क्वायर लॉ ये बताता है कि यदि हम लोग डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो वो जो वेक्टर है या वो जो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है ओके उसका वैल्यू क्या होगा, ओके डिक्रीज होते जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन में। इनवर्स प्रोपोर्शन में है लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ आर है, इसलिए उसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये हम लोग बोलते हैं ये तो सॉरी ये तो कूलम्स लॉ में भी देखा हुआ है हम लोगों ने। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between the two charges। तो उधर भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी ये देखा हुआ है हम लोगों ने। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इन स्पेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, और लाइट टॉपिक में ओके हम लोग बोलते हैं कि जो आपने देखा है इनवर्स स्क्वायर लॉ वहां पे भी एप्लीकेबल होता है। ओके, बट अभी और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, आई होप आपको ये समझा है। ओके, ये पार्ट आप लोगों ने लिख लेना है, उसके बाद मैं क्या करूंगा इसको इरेज करूँ। ठीक है, ओके, तो मैंने अभी ये बोर्ड इरेज कर दिया है। हम लोग अभी फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे बायो-सैवर्ट्स लॉ का, ओके, विच इज यू कैन से इनफाइनाइटली लॉन्ग ओके स्ट्रेट कंडक्टर, परफेक्टली स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, और उसमें से करंट आई फ्लो है। तो ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एट पॉइंट बी वो कैसे होगा वो हमें देखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। मैं ये एंड से स्टार्ट करता हूं। मैं बोलूंगा कि एक वायर है, एक कंडक्टर है, ओके, उसका लेट अस से मैं बोल रहा हूं कि दिस इज स्मॉल एलिमेंट डीएल। ठीक है, अब मैं स्पेस में यहां पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं पी। आप बोलोगे सर आप इधर भी कर सकते हो उधर भी, ये आपके ऊपर है। आप पॉइंट पी यहां पे ले सकते हो, एग्जैक्टली यहां पे ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, मैंने नीचे ले लिया तो भी सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, और ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो सेंटर ऑफ एलिमेंट डीएल है वो पॉइंट पी के साथ जो एंगल बनाएगा ओके दैट एंगल इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज थीटा। तो ये वाला जो एंगल रहेगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, पाई माइनस थीटा। ये क्लियर है? नेक्स्ट थिंग हम लोग बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करता हूं ओके, मैं यहां पे टाइटल दे देता हूं। मैं बोलूंगा कि एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ टू एन इनफाइनाइटली long straight conductor carrying current। तो अभी यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो लेंथ है ओके लेट अस से ये पॉइंट को मैंने अगर सी बोल दिया, के अंदर लिखा है मैंने, सीपी का वैल्यू अगर आर है, ये वाला जो डिस्टेंस है ओके ये पॉइंट को मैं डी बोल देता हूं। मैं बोलूंगा डीपी जो है ओके उसको क्या बोलेंगे, लेट अस से विल कॉल इट एज कैपिटल आर। और ये वाला जो है ओके सी से लेके डी तक उसको मैं एल बोल देता हूं। ये क्लियर है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। अभी आप पूछोगे स्मॉल आर एंड कैपिटल आर में फर्क क्या है? मैं बोलूंगा कैपिटल आर इज व्हाट, कैपिटल आर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस of the point P from the infinitely long straight conductor। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं ना, एक दूसरे कलर का इंक यूज करता हूं। देखो अब यहां पे जब हम लोग बायो-सैवर्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे ओके तो मैं क्या बोलूंगा सबसे पहले ओके डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं बाय
बायो-सेवर्ट्स लॉ, ओके, dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ओके, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, आई dl साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यानी dl द्वारा जो पॉइंट P पे इफेक्ट हो रहा है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो डेफिनेटली अंदर की तरफ ही होगा। क्यों? तो हम लोग बोल रहे हैं यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऐसा फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ। तो अगर मैं राइट हैंड रूल यूज करता हूं वो राइट हैंड रूल से मुझे ये पता चलेगा कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो अंदर की तरफ जाएगी। ओके, ये क्लियर है? बट अभी डीबी का डायरेक्शन जो है उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस करने से अच्छा मैं बोलूंगा जो उसका मैग्नीट्यूड है, इट विल बी डीबी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि हमें यहां पे साइन ऑफ पाई माइनस थीटा डिफाइन करना है। कैन आई से साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, ओके, इज नथिंग बट इक्वल टू, ओके, यहां पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, ध्यान से देखना है, सॉरी, साइन ऑफ ए माइनस बी है, मैंने साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बोला। साइन ऑफ ए प्लस बी जो है वो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी जो है वो है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी यानी साइन पाई कॉस थीटा माइनस कॉस पाई साइन थीटा। ओके, साइन पाई 0 है, 0 इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या सिर्फ माइनस ऑफ कॉस पाई। नो माइनस ऑफ कॉस पाई का वैल्यू कितना आता है, इट इज -1, तो ये हो गया -(-1) इंटू साइन थीटा। तो ये आपको मैं डायरेक्टली आइडेंटिटी भी बता सकता हूं। ओके, मैं आपको ये बोल सकता था साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है। ओके, कहां ना कहां कोई स्टूडेंट्स का मैथ्स अगर कच्चा है तो उनको मैं ये बोलता हूं, और यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, साइन ऑफ ए माइनस बी। ओके, अब देखो if sin of pi minus theta is equal to sin theta, okay, so can I say sin theta is nothing but equal to, what is sin of pi minus theta? It is going to be opposite upon hypotenuse. अब आप बोलोगे ये जो हाइपोटेन्यूज है सर, अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, if this angle is 90, small r is nothing but under root of l square plus r square. So under root of l square plus r square, okay, ये हम लोगों ने r का वैल्यू लिखा है स्मॉल r, तो साइन थीटा का वैल्यू आएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज कैपिटल R अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये साइन थीटा भी हम लोगों ने लिख लिया, यहां तक क्लियर? ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं दिस इज योर रिजल्ट नंबर 1। अब जो एनालिसिस की बात मैं कर रहा था वो ये था कि जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि सिर्फ हमें डीएल जो है उसके द्वारा मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है या मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है वो मुझे नहीं देखना है, मुझे ये देखना है पूरे कंडक्टर द्वारा क्या होता है। तो मैं बोलूंगा, हम लोग ऐसे बोलेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिमेंट डीएल, ये पॉइंट को मैं 0 बोल देता हूं। 0 से लेके ये इंफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, तो ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक, यानी जो अपर हाफ है। तो जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि एक जो इफेक्ट रहेगा वो अपर हाफ का रहेगा और जो एक इफेक्ट होगा वो लोअर हाफ का होगा। लोअर हाफ भी क्या रहेगा, तो 0 से लेके इंफिनिटी, ऐसे नेगेटिव इंफिनिटी कुछ नहीं होता, ये बात समझ लो। इंफिनिटी ऑन द टॉप, इंफिनिटी एट द बॉटम, एकदम सिंपल। तो मैं बोलूंगा जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगा B, दैट विल बी इक्वल टू BU प्लस BL। अभी आप पूछेंगे BU है क्या है, तो एकदम सिंपल है, BU इज द नेट इफेक्ट या द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अपर हाफ। तो अगर वो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू द अपर हाफ, तो जब हम लोग ये पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मैं बोलूंगा, BU का जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ DB बिटवीन द लिमिट 0 टू इंफिनिटी। इनफैक्ट जो BL का वैल्यू रहेगा, BL यानी क्या, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लोअर हाफ, वो भी क्या रहेगा, इट विल बी सेम
अभी हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट यहां पे जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ओके, मैं आपको इसको इस तरह से प्रूव करके बता सकता हूं कि एट एनी पॉइंट आर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ना, यानी आप ये डिस्टेंस ले लो आर या नीचे वाला डिस्टेंस आर ले लो, आप राइट हैंड रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही जाएगा, यानी अपर हाफ हो या लोअर हाफ हो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही आने वाला है। यानी यहां पे जितने भी हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज है वो एडअप ही होगी। तो अपर हाफ का मैग्नेटिक इफेक्ट और लोअर हाफ का मैग्नेटिक इफेक्ट भी नेट एडअप होके क्या होगा, अंदर की तरफ ही जाएगा। ये आपको क्लियर है? ओके, तो ये फिलहाल तो मैं इरेज कर देता हूं। सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी डीबी, ये नहीं हो गया ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी डीबी। ओके, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा जो इंटीग्रेशन का पार्ट है ना, ओके, वो मैं ये साइड पे सॉल्व कर लेता हूं। ओके, सो इसको मैं इस तरह से यहां पे एक डिवीजन डाल देता हूं। ओके, ये आपका पार्ट 1 है, कॉपी करते वक्त ध्यान में रखना है। पार्ट 2 के लिए थोड़ा सा मैं वो साइड का बोर्ड यूज करूंगा एंड फिर ये पार्ट 3 के लिए यूज करेंगे। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग बोलेंगे b इज इक्वल टू ट्वाइस 0 टू इंफिनिटी। ओके, db के जगह पे क्या डाल देते हैं हम लोग, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl, ओके, साइन थीटा अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ओके, विच इज नथिंग बट, अभी ये 2 जो है तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई बाहर ले लेते हैं, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2, ये बन जाएगा आपका म्यू 0 अपॉन 2 पाई। समझा आपको? ये 2 और 4 पाई जब बाहर लेंगे तो 2 अपॉन 4 पाई विल बी नथिंग बट 1 अपॉन 2 पाई, तो ये बन गया आपका म्यू 0 अपॉन 2 पाई। अच्छा, थ्रू आउट द कंडक्टर जो करंट फ्लो हो रहा है यहां से लेके यहां तक, यानी नीचे से लेके ऊपर तक जो इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है उसमें करंट का वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो हम लोग आई को भी बाहर ले लेते हैं। ओके, अब बचेगा क्या आपका 0 टू इंफिनिटी, ओके, डीएल, डीएल को वैसे रहने देंगे, साइन थीटा जो है, साइन थीटा का वैल्यू क्या मिला है हमें, तो हमें मिला है वो आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, मैं साइन थीटा का वैल्यू लिख रहा हूं, ओके, इंटू डीएल, और आर स्क्वायर भी बाकी है हमारा टर्म, लेकिन ये जो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना, वो टेक्निकली क्या है, इट इज आर। ये जो लिखा है ना हम लोगों ने अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इट इज टेक्निकली व्हाट, सी साइन थीटा इज व्हाट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो चलो ऐसे लिख दिया, तो साइन थीटा जो है वो हो गया आपका आर अपॉन आर, और यहां पे पहले से ही डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर था, तो कहना है से वो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, दिस गोइंग टू बी आर क्यूब। ओके, तो देखो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई मैंने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, मुझे मिला म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई, बचा अपना डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो साइन थीटा को मैंने डाल दिया कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, तो वो बन गया कैपिटल आर अपॉन आर, और डिनोमिनेटर में एक और आर स्क्वायर था, वो बन गया कैपिटल आर अपॉन आर क्यूब इंटू डीएल। यहां तक क्लियर है? ओके, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा और मैं ऐसे लिख देता हूं, ये जो पूरा पार्ट है ना ये आपका एज इट इज रहेगा, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई 0 टू इंफिनिटी। ओके, आर को वैसे ही रखता हूं, वी नो दैट स्मॉल आर का वैल्यू क्या है, इट इज अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू हाफ। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू हाफ। तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से सुनना है। ओके, दिस इज गोइंग टू बी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके, रेज टू हाफ जो है, ओके, ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरह से, एल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर रेज टू 3/2। स्मॉल आर को हम लोगों ने क्या डाला है, ये डाल दिया, तो वो हाफ भी आया और ये क्यूब भी एज इट इज रहा, और इंटू डीएल भी क्या रहा, एज इट इज।
ये क्लियर है आपको? ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? ओके, तो ये एक्चुअली मैथमेटिक्स का पार्ट है, आपके टेक्स्ट बुक में भी उसको एंड में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूं। हम लोग यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। ओके, और वो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? तो हम लोग बोलेंगे ओके, लेट यहां पे लिख देता हूं, लेट L be equal to R tan थीटा। L को क्या सब्स्टिट्यूट किया मैंने? ओके, R tan थीटा। ओके, सो इफ L is equal to R tan थीटा, ओके, कैन आई से इसको अगर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आपको मिलेगा dn अपॉन d थीटा विल बी इक्वल टू R, डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा इज व्हाट? sec square theta. So can I say dl will be equal to what? R sec square theta, okay, into d theta. तो आपको अभी यहां पे dl का वैल्यू मिल गया है R sec square theta into d theta. ओके, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको मैं बोल देता हूं रिजल्ट सेकंड। अब देखो लिमिट्स की बात करते हैं हम, ठीक है? तो एकदम सिंपल है, अगर मैंने बोला है कि L इज इक्वल टू R tan थीटा, ओके, L का पहला वैल्यू क्या है? मैं बोलूंगा 0। तो ये वैल्यू अगर ऊपर डाला तो मुझे मिलेगा tan थीटा भी क्या है? इट इज इक्वल टू 0। tan थीटा 0 है, थीटा का वैल्यू क्या है? 0। ये क्लियर है आपको? L का एक और लिमिट है इंफिनिटी। अगर मैं L को इंफिनिटी डालता हूं, इसका मतलब क्या है? हम लोग बोलेंगे tan थीटा का भी वैल्यू क्या है? इंफिनिटी। And you know that ये कौन से केस में है? When theta is equal to what? Pi by 2। तो ये पूरी डिस्कशन का बॉटम लाइन ये है कि जो हमारा ये इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे अभी कुछ सब्स्टिट्यूशंस हम लोगों को करने हैं। वो सब्स्टिट्यूशंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं लिखूंगा b is equal to mu 0 I अपॉन, ओके, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट एज इट इज 2 pi R एज इट इज रहेगा। dl को क्या डाल लेंगे? dl हमारा है R इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, जो आपका लिमिट जो 0 से इंफिनिटी था वो अभी बन जाएगा 0 से पाई बाय 2। क्यों? तो आपने जो dl है उसको d थीटा में कन्वर्ट कर दिया, तो इंटीग्रेशन के भी लिमिट्स क्या हो गए? चेंज हो गए। ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है? उसके बाद बचा क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, वो देख लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, कैन आई से, चाहिए तो मैं साइड में यहां पे सॉल्व कर देता हूं। ओके, आई राइट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विल बिकम व्हाट? ओके, सो एल हम लोगों ने आर टैन थीटा डाला है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर। ये आपको आ रहा है समझ? इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा या टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। यह आपका बन जाएगा आर स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या है? तो वहां पे देखिए जो ब्लू ब्रैकेट में है वो मैं ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ओके, और रेस टू क्या रहेगा? 3/2। ओके, अब थोड़ी कुछ चीजें जो है यहां पे हम लोग देखेंगे क्या क्या कैंसिल होता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा म्यू 0 I अपॉन 2 पाई वैसे ही रहेगा, ये 0 to पाई बाय 2 भी वैसे ही रखते हैं। ये आपका रहेगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये जो हाफ है वो अंदर के स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास बचेगा आर सेक थीटा का क्यूब, यानी ये रहेगा आर क्यूब सेक क्यूब थीटा। ओके, यस, इसको आगे लिख देता हूं मैं यहां पे म्यू 0 I अपॉन 2 पाई 0 to पाई बाय 2। ओके, मैं बोलूंगा सेक स्क्वायर थीटा यहां पे कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में बचेगा क्या? सिर्फ सेक थीटा। ओके, आर स्क्वायर और आर क्यूब भी ऊपर का आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बाकी रहेगा? सिर्फ आर। ओके, और यहां पे रहेगा डी थीटा, बस
हमारा डेरिवेशन अभी खत्म होने के लिए आया, बहुत ही सिंपल है अभी। देयरफॉर B विल बी इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन, देखो R को बाहर ले लिया मैंने, R इज व्हाट, कांस्टेंट। ये जो डिस्टेंस है ना वो चेंज नहीं हो रहा है। आप पॉइंट P को कहां भी घुमाओ, ऊपर से नीचे कहां भी करो, पॉइंट P का जो डिस्टेंस आ रहा है ना वो चेंज नहीं होगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। हाँ, आप पॉइंट P को हॉरिजॉन्टली अगर लेके जाओगे तो वो चेंज होगा, लेकिन अगर आप उसको वर्टिकली पॉइंट P को घुमा रहे हो ना, तो एट डिस्टेंस R हम लोग बोलेंगे, या उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा, ओके, वो क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। ये आपको क्लियर है? ओके, सो इसलिए कैपिटल R तो कांस्टेंट है, वो बाहर ले लिया हम लोगों ने। हमारे पास बचा क्या है फिर, 0 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, ऊपर हो जाएगा cos थीटा d थीटा। ओके, एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा इज नथिंग बट म्यू 0 I अपॉन 2π। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ थीटा d थीटा इज नथिंग बट sin थीटा बिटवीन द लिमिट्स π/2 और 0। यानी आपका ये आंसर आएगा म्यू 0 I अपॉन 2π साइन ऑफ π/2 माइनस साइन 0, यानी साइन π/2 माइनस साइन 0। साइन π/2 1 है, 1 माइनस साइन 0, साइन 0 0 है, 1 माइनस 0 यानी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो आपका फाइनल जो आंसर है B, दैट इज म्यू 0, यहाँ पे मैंने एक टर्म नहीं लिखा हुआ है, दैट इज R। ओके, वो लिख लेता हूं, ये हो जाएगा म्यू 0 I इंटू 1, तो ये एज इट इज रहेगा अपॉन 2π R। ये हो गया कंप्लीट वायर के कारण, ये पूरी वायर जो दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड की थी, 0 से इंफिनिटी ऊपर की तरफ, 0 से इंफिनिटी नीचे की तरफ। लेकिन अगर मैं बोलता हूं सिर्फ मुझे अपर हाफ का इफेक्ट देखना है या सिर्फ लोअर हाफ का इफेक्ट देखना है, तो जो चीज डबल थी उसको आधा करना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूंगा सिर्फ मैं अपर हाफ या लोअर हाफ का वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ओके, PU will be equal to PL, okay, and that will be equal to म्यू 0 I, ये जो वैल्यू है उसका हाफ, तो वो हो जाएगा म्यू 0 I अपॉन 4πr। कॉमन सेंस है, वो जो हाफ है ना वो डिनोमिनेटर के 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। टेक्स्ट बुक में अगर आप चाहे तो आप इसको रिफर कर सकते हो, ठीक है। यस, मैं चाहता हूं इसको अच्छे से आप लोगों ने लिख लेना। ये आपका हुआ, दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2 एंड दैट इज पार्ट 3। ओके, यस। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ओके, सो आई वांट यू पीपल टू ओपन योर टेक्स्ट बुक। ओके, तो आप देख सकते हो द नेक्स्ट पार्ट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। ओके, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग के थोड़े पार्ट में देखा हुआ था। अभी मेरा एक सजेशन ये रहेगा, आप ये कॉपी कर लो। ओके, मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूं। ओके, यस, एंड देन विल स्टार्ट विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। ओके, उसके बाद हम लोग एम्पियर का डेफिनेशन देखेंगे। ओके, यस, ओके, तो आई होप आपको लास्ट जो डेरिवेशन हम लोगों ने किया है वो समझ में आया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर। अब ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा हुआ है, ओके, कि लेट अस से इफ देयर आर टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स। ओके, यस। अब मैंने लास्ट टाइम जो डायग्राम बनाया था उसको मैंने वर्टिकल लिया था, पहला कंडक्टर दूसरा कंडक्टर, ठीक है, यस। अब मैं क्या कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर रहा हूं, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि when the current is like का मतलब क्या, तो दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। लेट अस से पहले कंडक्टर में I1 फ्लो हो रहा है, दूसरे कंडक्टर में I2 फ्लो हो रहा है। ओके, यस, एंड द टू पैरेलल कंडक्टर्स
वी आर सेइंग दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ओके ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा हुआ था। व्हेन टू पैरेलल कंडक्टर्स आर देयर, ओके, एंड लाइक करंट इज फ्लोइंग इन द पैरेलल कंडक्टर्स, इनके बीच में जो फोर्स रहेगा दैट विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, कैसे, तो वो भी आपको मैं वापस एक बार बता देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार अच्छे से आप लोगों ने ध्यान देना है। ओके, सी जो कंडक्टर फर्स्ट है उसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो बाय राइट हैंड रूल मैं बोलूंगा कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो पीछे से इस तरह से आएगी, लेकिन जब ये वाला जो हमारा कंडक्टर फर्स्ट है तो इसके यहां से आके कंडक्टर सेकंड में अंदर की तरफ जाएगी। तो अभी दिखाऊंगा कैसे मैं, इसकी जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो यहां पे कंडक्टर सेकंड में अंदर की तरफ जाएगी। ओके, यस, तो I1 से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ओके, वो हम लोग बोल रहे हैं I2 को कुछ इस तरह से आएगा, यहां पे अंदर की तरफ जाएगा। ये क्लियर है? अब अगर आप पूछोगे कि सर I2 का जो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड वो कैसा रहेगा, तो मैं बोलूंगा I2 का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, दिस इज I2, ओके, व्हाट आई विल डू इज, देखो I2 ये ऐसा फ्लो हो रहा है, तो बाय राइट हैंड रूल हम लोग बोलेंगे ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो पीछे से आएंगे और I1 में से भी बाहर निकलेंगे। ओके, तो जब वो I1 में से बाहर निकलेंगे तो मुझे ये डॉट दिखेगा लाइक दिस, दिस विल बी व्हाट, B2। ये क्लियर है? अब देखो मैंने B2 एंड B1 का डायरेक्शन बताया मैं। ओके, यस, नाउ वी ऑल नो दैट कि I1 से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एट डिस्टेंस d, अभी हम लोगों ने डेरिवेशन देखा हुआ है। ओके, सो वी से द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड। ओके, अभी ये जब मैं कुछ बोलता हूं ना तो ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। ओके, मैं यहां पे पूरा लिखने नहीं वाला हूं, मैं सिंपली आपको ये बता देता हूं। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर फर्स्ट, ओके, व्हिच इज पासिंग थ्रू कंडक्टर सेकंड, बोथ कंडक्टर्स आर पैरेलल, ओके, सच दैट बोथ आर एट डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर। ऐसे केस में जो B1 रहेगा, ओके, तो लास्ट डेरिवेशन में हम लोगों ने देखा है उसका वैल्यू आएगा μ0 I1 अपॉन 2 पाई। ओके, A के जगह पे मैं यहां पे बोलूंगा दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है। ठीक है, नाउ ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर सेकंड व्हिच इज कैरिंग करंट I2, ओके, विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और वो फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर सेकंड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट। उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा दैट विल बी व्हाट, ओके, सो अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं तो इट विल बी ILB, ओके, साइन थीटा एन कैप, और वो एन कैप जो रहेगा वो ऐसा रहेगा। ओके, दिस विल बी योर F21 चाहिए तो इसको मैं, ठीक है, एन कैप भी आपका ऊपर की तरफ ही रहेगा। ओके, वेक्टर एन कैप एंड F21 ऊपर की तरफ रहेगा। ओके, अब ये जो थीटा रहने वाला है, तो थीटा हम लोग बोलेंगे दैट इज द एंगल बिटवीन L एंड B। अब आपका यहां पे जो लेंथ वेक्टर है वो ये रहने वाला है लाइक दिस, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, यानी लेंथ वेक्टर इज अलोंग x डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग z डायरेक्शन, y डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो मैं बोलूंगा z और x में जो एंगल रहेगा दैट विल बी 90। सो ये हो गया, विल से थीटा इज 90, साइन 90 क्या हो गया 1, इट विल बी ILB एन कैप, बट I जो है तो मैं बोलूंगा F21, इट इज फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर सेकंड, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I2। हम लोग बोल रहे हैं जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ओके, अभी ये आपको ये समझना है, ओके, कि हम लोग एंटायर लेंथ कंसीडर करेंगे या क्या। ओके, सो सी यहां पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है। ओके, वी आर ओनली कंसीडरिंग, ओके, व्हाट विल द फोर्स दैट विल एक्ट ऑन स्मॉल एलिमेंट, ओके, d। बोलने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट dl अगर कंसीडर करता हूं तो उसमें जो फोर्स एक्ट होगा वो क्या होगा, पहले तो हमें वो समझना है। ओके, यस, तो ये तो मैंने इन जनरल बस आपको बता दिया कि अगर दोनों का लेंथ L है, पैरेलल और इक्वल है,
तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा रहेगा I2 इंटू एल। अब मैं यहाँ पे L1 या L2 नहीं लिखूंगा, क्यों? तो दोनों का लेंथ क्या है? सेम है, और दोनों के केस में जो लेंथ वेक्टर है वो इस तरह से, ये आपको आ रहा है समझ में? एक तरह से इक्वल वेक्टर हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ I2 इंटू एल इंटू बी, बी के जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगा B1। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? और मैग्नीट्यूड ऑफ F21 जो रहेगा, ओके, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? I2 इंटू एल इंटू B1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया मैं वो मैं बता देता हूं, ओके। लेकिन उसके पहले अगर मैं B1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा F21 इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? म्यू जीरो। देखो B1 का वैल्यू क्या है? म्यू जीरो I1 अपॉन 2 पाई डी, और फिर ये बचा हुआ जो ये टर्म दैट विल बी व्हाट? I2 इंटू एल। तो F21 का वैल्यू ये मिल गया। अब सिमिलरली अगर मैं F12 की बात करूं तो मैं बोलूंगा वेक्टर F12 यानी फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द फर्स्ट वेक्टर, सॉरी द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द फर्स्ट कंडक्टर, ओके, वेक्टर गलती से बोला मैंने। फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट कंडक्टर कैरिंग करंट I1 ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, ओके, सेकंड कंडक्टर। अब वो कैसे होगा? तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ओके, सो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो यहां पे मैं इसको इस तरह से बता देता हूं, दिस विल बी योर वेक्टर F12। अभी आप अगर पूछोगे सर ये दोनों के डायरेक्शन आप डायरेक्टली कैसे दे रहे हैं, तो भाई मैंने आपको बताया हुआ है, इसके लिए आप एक तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं FBI, या फिर आपके टेक्स्ट बुक में जो राइट हैंड रूल दिया हुआ है FIB वो भी यूज कर सकते हैं, ओके। चलो एक बार F12 का डायरेक्शन कंफर्म कर लेते हैं, ओके। यस, विल यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तैयार है आप लोग? FBI, ओके। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। अच्छा, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? ओके, करंट जो फ्लो हो रहा है, ओके, वी आर गोइंग टू से सी दिस इज B एंड दिस इज I। करंट जो है वो ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। तो मेरा थंब बाय डिफॉल्ट कैसे दिखा रहा है? ओके, नीचे का डायरेक्शन बता रहा है, वही आपका F12 का डायरेक्शन। ये आपको आया समझ में? इस तरह से वेरीफाई आप कर सकते हो, F21 का भी वेरीफाई कर सकते हो। एनीवे F12 लिखेंगे कैसे हम लोग? तो मैं बोलूंगा यहां पे भी एक यूनिट वेक्टर बता देता हूं मैं, इसको मैं बोल देता हूं n डैश है, ओके, विच इज इंडिकेटिंग व्हाट? डायरेक्शन ऑफ F12। एनीवे एग्जैक्टली सेम रहेगा, मैं यहां पे लिखूंगा दिस विल बी, ओके, I2 की जगह पे, ओके, व्हाट आई विल से इज I2 की जगह पे आ जाएगा I1, ओके, L एज इट इज, क्योंकि जो नीचे लेंथ है वही ऊपर भी लेंथ है, ओके, यस, ये आपको ध्यान में रखना है। और B1 की जगह पे आएगा B2, ओके, और यहां पे मैं n डैश क्या लिख सकता हूं, और जो मैग्नीट्यूड है F12 का दैट विल बी व्हाट? ओके, म्यू जीरो, ओके। अच्छा, अभी आप पूछोगे सर B2 का वैल्यू क्या रहने वाला है, तो उसको मैं यहां पे लिख देता हूं। B2 का वैल्यू रहेगा म्यू जीरो I2 अपॉन 2 पाई डी, okay, because B2 is what? Magnetic field that is produced by, okay, conductor second which is carrying current I2, okay। तो आपका फाइनल आंसर F12 का जो आएगा दैट विल बी म्यू जीरो, पहले B2 का वैल्यू डाल देते हैं I2 अपॉन 2 पाई डी, और यहां पे रहेगा I1 इंटू एल, यानी आपका F12 आप ऐसे लिख सकते हो, अगेन आपको सेम ही आएगा म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। अब ये क्या हो गया ना, ये एक तरह से हम लोग बोलेंगे फॉर फाइनाइट लेंथ हो गया। आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया हुआ है ना, टेक्स्ट बुक में उन्होंने बोला हुआ है कि यदि सिर्फ इतना सा छोटा सा लेंथ हम लोग कंसीडर करते हैं, स्मॉल डीएल, तो इसके ऊपर क्या फोर्स एक्ट होगा? अब ये जो स्मॉल डीएल इट इज पार्ट ऑफ कंडक्टर सेकंड, तो मैं बोलूंगा टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपका जो DF, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं DF21 जो रहेगा दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू I2 इंटू B1, ओके, इंटू DA, ओके। और जो टोटल फोर्स है F21, अगर मैं बोल रहा हूं इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है तो वो रहेगा I2 इंटू B1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DL।
ओके, ये आपको आ रहा है समझ में? ये मैं आपको किसका बता रहा हूं, F21 का बता रहा हूं। ओके, F21 जो मैंने यहां पे इस तरह से लिखा है, देखो I2 इंटू एल इंटू B1, वो आपके टेक्स्ट बुक में I2 इंटू B1 इंटू इंटीग्रेशन DL दिया है। यानी टोटल लेंथ के ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा अगर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन DL दे देंगे। ये क्लियर है? ओके, सिमिलरली F12 जो है वो आपका रहेगा I1 इंटू B2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DL। ये क्लियर है? ठीक है, तो ये फॉर्म भी सही है, ये फॉर्म भी जो हम लोगों ने लिखा हुआ है। ओके, सी F21 का लिखा है, F12 का कहां पे है? ओके, अगर मैं F12 का मैग्नीट्यूड कंसीडर करूं, मैं सिर्फ F12 का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख देता हूं, इट कैन बी रिटन एज I1 इंटू एल इंटू B2। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो आप ये भी इक्वेशंस कंसीडर कर सकते हो, ये वाले इक्वेशंस भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, यस। हाँ, अब इसमें एक और बात है कि अगर हम लोग ऐसे एज्यूम करते हैं कि दीज आर वेरी लॉन्ग कंडक्टर्स और हमें उसका लेंथ पता नहीं है, ओके, तो ये इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ओके, वी कैन डिटरमाइन F12 अपॉन L, दैट इज गोइंग टू बी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट कंडक्टर, विच इज गोइंग टू बी म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो F21 अपॉन L, दैट इज म्यू 0 अगेन I1 I2 अपॉन 2 पाई d। अब आपको ये भी डाउट आता होगा कि सर यहाँ पे दो फोर्सेस है, यानी F12 एक फोर्स है और F21 एक फोर्स है। नहीं, हम लोग बोलेंगे एक ही फोर्स है लेकिन ये म्यूचुअल फोर्स है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जब मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात करता हूं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ओके, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या दूसरा पहले की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो यहां पे एक म्यूचुअल फोर्स है। वो म्यूचुअल फोर्स को आप F12 भी बोल सकते हो या F21 भी बोल सकते हो। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, दिस इज फर्स्ट। ओके, तो इन जनरल अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं बोलूंगा द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ is nothing but equal to F12 upon L, which is equal to F21 upon L, which is equal to mu 0, okay, इसको नीचे लिख देता हूं मैं, mu 0 I1 I2 upon 2 pi d। ये क्लियर है? अच्छा, ये पार्ट जो है हम लोग एक बार इसको बस टेक्स्ट बुक से देख लेते हैं। ओके, प्लीज पे अटेंशन। So this is force of attraction between two long parallel wires. Okay, अब देखो इक्वेशन 10.41, तो उन्होंने बोला है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ओके, यस, तो उन्होंने ये वाले फॉर्मूले से दिया है, देखो I2 इंटू B1 इंटू इंटीग्रेशन DL या I1 इंटू B2 इंटीग्रेशन DL। अगर आप B1 या B2 किसका भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको जो आंसर आएगा दैट विल बी म्यू 0, ओके, I1 I2 अपॉन 2 पाई d इंटीग्रेशन DL। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, आप यहां पे इक्वेशन 10.42, 10.43 एंड 10.44, ओके, ये कंपेयर करके देखोगे सेम ही है। ओके, तो आप लोगों ने ये एक बार टेक्स्ट बुक का भी पार्ट देख लेना है, ये भी देख लेना है। ओके, वन एंड द सेम थिंग है। अगर आपको कंफ्यूजन रहेगा तो आप मुझे, ओके, यस, डेफिनेटली ग्रुप पे भी पूछ सकते हो या पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, एंड फाइनली इक्वेशन 10.46 आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या मिल रहा है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, इट इज कमिंग एज म्यू 0 अपॉन 2 पाई, ओके, इनटू ब्रैकेट, न्यूमरेटर में ब्रैकेट नहीं यहाँ पे, ओके, सिंपली क्या है I1 I2 अपॉन डी, वही हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी। तो फाइनल आंसर हम लोगों का क्या है? सेम है। ओके, नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट दिया हुआ उन्होंने, ओके, दे हैव एक्चुअली ट्राइड एंड दे हैव डिफाइंड, ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज 1 एम्पियर ऑफ करंट। ओके, अब 1 एम्पियर हम लोग कैसे, ओके, डिफाइन करेंगे? सो व्हाट आई विल डू इज, मैं कुछ पार्ट थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ओके, ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं। ओके, इन जनरल मैं ये लिख देता हूं, F अपॉन L का फॉर्मूला, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज म्यू 0 I1 I2 upon 2 pi d. Okay, now we have to, okay, define what exactly is 1 ampere. Okay, तो let us say अगर मैं बोलता हूं if I1 is equal to I2 एंड दोनों का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज 1 एम्पियर।
ओके, इक्वल करंट है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है d, उसका वैल्यू क्या है हम लोग बोल रहे हैं, दैट इज 1 मीटर। ठीक है, यस। तो ऐसे केस में न्यूमेरिकली हम लोग बोलेंगे ये वैल्यूज अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो I1 I2 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1, डी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। मुझे यहां पे मिलेगा, सबसे पहले म्यू जीरो का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। म्यू जीरो क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन 2 पाई। I1 I2 का वैल्यू क्या है, I1 इज 1, I2 इज ऑल्सो 1 एंड डी का भी वैल्यू क्या है, इट इज 1। मैं बोलूंगा ये 2 पाई, ओके, और ये 4 पाई कैंसिल होकर 2 इंटू 10⁻⁷ आएगा। और इसका यूनिट क्या है, इट इज गोइंग टू बी न्यूटन पर मीटर। तो हम लोग 1 एम्पियर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ओके, यस। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, अभी आप बोलोगे सर एक तो डेफिनेशन हमको पता है, इट इज व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम flows through a conductor, okay, in time of 1 second, that is called as what, that is called as 1 ampere। यहां पे आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो एकदम सिंपल है। if two parallel conductors, okay, yes, are carrying equal currents, if two parallel conductors, okay, are carrying equal currents, okay, and they are separated by a distance of 1 meter, and if they experience a force of 2 into 10⁻⁷ Newton per unit length or per meter, okay, this force can be the force of attraction also or force of repulsion also. Then in such case both the conductors which are carrying equal currents, okay, have magnitude of 1 ampere। अभी आप बोलोगे सर यहां पे तो सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया हुआ है, तो मैं आपको एक और केस याद दिला देता हूं जब अनलाइक करंट होते हैं। अनलाइक करंट यानी क्या, तो अभी I1 इस तरह से, I2 सपोज ये डायरेक्शन में, तो यहां पे इनके बीच में क्या रहेगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा, ओके। तो आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकता है, ओके। लेकिन अभी वो केस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपली 1 एम्पियर का मैं डेफिनेशन बताता हूं। 1 ampere can be defined as the magnitude of, okay, that equal current which is passing through two parallel conductors, okay, which are separated by a distance 1 meter, such that both the parallel conductors either experience, okay, the force of attraction or force of repulsion per unit length of value 2 into 10⁻⁷ Newton per meter। इसको एक और तरीका है, ओके, अगर मैं ऐसे बोल देता हूं कि सपोज मैं ऐसे लिखता हूं F इज इक्वल टू म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, और ये जो अपॉन एल है ना उसको इंटू एल कर दिया मैंने। तो यहां पे मेरे को एक और कंडीशन जोड़ना पड़ेगा। अगर मेरे को सिर्फ फोर्स के बारे में बात करना है, मैं बोलता हूं जो दो पैरेलल कंडक्टर्स है ना उनका लेंथ क्या है, 1 मीटर है। तो ऐसे केस में आपका जो F का वैल्यू आएगा दैट विल कम एज 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। क्यों, तो ये जो पूरा टर्म था दिस वन, ये तो इसका वैल्यू ये है और उसको हम लोगों ने 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको बचेगा क्या, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। तो ऐसे केस में आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ टू पैरेलल कंडक्टर्स बोथ हैविंग लेंथ 1 मीटर आर कैरिंग इक्वल करंट्स, ओके, such that both the conductors are separated also by the distance of 1 meter, if they experience a force of attraction or repulsion whose value is 2 into 10⁻⁷ Newton, then both the conductors, okay, said to carry current of magnitude 1 ampere, okay। यही आपके बुक में भी दिया हुआ है, ओके, मैं चाहता हूं आप लोगों ने देख लेना है, ओके। सो यहां पे बस उन्होंने न्यूटन पर मीटर के टर्म में ही दिया हुआ है, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, दैट इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर, ओके, यस। तो मैं ये पार्ट को इरेज कर देता हूं एंड देन विल स्टार्ट विद दैट पार्ट, ओके। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर, ठीक है। मैं चाहता हूं आप लोगों ने पेज नंबर 242 पे जाना है सब लोगों ने, ओके। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है,
ओके, इसको ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए. Now what they have given is a circular arc of wire is given. Okay, you can see figure 10.18. Okay, exactly textbook का डायग्राम मैं यहाँ पे बोर्ड पे बना रहा हूँ. एक ऐसी आर्क ऑफ वायर दी हुई है और हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं. ओके, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस आर्क. यानी ये आर्क के ऊपर कौन सा भी आप पॉइंट कंसिडर करो, उसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी इट इज गोइंग टू बी व्हाट, सेम. अच्छा, वो जो डिस्टेंस है वो हम लोग क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू से इट इज आर. ओके, सो लेट अस से यहां से यहां जो मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा, ओके, आई कैन कॉल इट एज वेक्टर आर. और इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे इट इज स्मॉल आर. ठीक है, अब हम लोग जो बोल रहे हैं कि करंट ये आर्क में इस तरह से फ्लो हो रहा है. ठीक है, फिलहाल मैं इस तरह से ये डॉटेड लाइन ज्वाइन कर देता हूं. मैं बोलूंगा यहां पे जो एंगल बन रहा है, ओके, फिलहाल इसको मैं थीटा बोल देता हूं. ओके, हालांकि हम लोग थीटा यूज करते हैं. ओके, थीटा यूज करते हैं. अगर मैं बायो-सेवर्ट्स लॉ बोलता हूं तो मैं बोलता हूं कि जो डीपी का फॉर्मूला है, सो डीपी इज व्हाट, इट इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. तो ये थीटा अलग वाला थीटा है. ये थीटा यानी क्या है, तो मैं बोलूंगा कि ये जो सर्कुलर वायर है या जो आर्क है, उसके एंड पॉइंट्स जो है ए एंड बी, वो एट पॉइंट पी कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, हम लोग उसको थीटा बोलते हैं. ये आपको आ रहा है समझ में. ओके, सो व्हाट विल डू इज, मैं ऐसा बोलूंगा कि वी कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट डीएल एट द स्टार्टिंग ऑफ द आर्क ऑफ द वायर. तो ऐसे केस में अगर मैं यहां पे बायो-सेवर्ट्स लॉ लगाता हूं, ओके, यस, तो ये जो डीएल है, ओके, चाहिए तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं. मैं बोलूंगा ये सेंटर ऑफ द एलिमेंट है. ओके, यस, वी आर गोइंग टू से ये जो डीएल एलिमेंट है इसका नेचर कैसा है, स्ट्रेट है. आप इसको सेंटर ऑफ द एलिमेंट कंसीडर करो या एंड ऑफ द एलिमेंट. हम लोग बोलेंगे कि यहां पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है विद वेक्टर आर, वो कितना हो रहा है, 90 डिग्री. देखो बायो-सेवर्ट्स लॉ जो है ना, वो कुछ इस तरह से, मैं बोलूंगा डीपी इज इक्वल टू व्हाट, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. अब थीटा हम लोगों ने पहले से यहां पे यूज किया है. ओके, व्हाट विल डू इज, थीटा की जगह पे मैं अल्फा यूज करता हूं. आपके टेक्स्ट बुक में वो भी मेंशन नहीं किया उन्होंने, डायरेक्टली एंगल बता दिया. ओके, यस, तो since I have already used theta here, I'll use alpha. Now what is alpha? Alpha is the angle between vector dl and the position vector r. और यहां पे अगर आप देखोगे, so can I say कि ये एक तरह से रेडियस हो गया, और यहां पे हम लोग बोलेंगे ये जो dl है इसका नेचर कैसा हो गया, टेंजेंशियल. या आ रहा है समझ में. तो ये अगर टेंजेंशियल हो गया, ये रेडियल हो गया, तो टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में जो एंगल रहता है दैट इज 90. ओके, बेस्ड ऑन दैट हम लोग बोलेंगे dB will be equal to mu 0 upon 4 pi ideal, okay, sin alpha यानी sin 90. okay, sin 90 is what, तो मैं यहां पे बोलूंगा alpha is equal to 90 डिग्री, therefore sin alpha का वैल्यू is equal to 1. so यहां पे कुछ लिखा नहीं तो भी चलेगा, बिकॉज यहां पे into 1. ओके, ये हो गया आपका dB का इक्वेशन. अब क्वेश्चन ये आता है कि what is now dB is what, dB is the magnetic field, okay, which is produced by the small element dl at point p, which is at distance r. तो जो टोटल वायर रहने वाली, ओके, उसका इफेक्ट क्या होगा, तो वहां पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. और इंटीग्रेट करते वक्त हमें लिमिट्स जो है वो क्या लेने पड़ेंगे कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक. ओके, अब कैसे, तो वो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, प्लीज पे अटेंशन. जस्ट सी, आई वांट यू टू सी पेज नंबर 242. ओके, और आप लोगों ने इक्वेशन 10.48 देखना है. ओके, यस, व्हाट दे हैव इंडिकेटेड इज द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन P is nothing but integration of dB. ओके, यस, थोड़ा ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, इंटीग्रेशन ऑफ dB. ओके, अब यहां पे जो लिमिट्स रहेगा ना, मैं बोलूंगा इट इज फ्रॉम A टू B, क्योंकि अगर मैं डीएल कंसीडर कर रहा हूं, ओके, जहां पे मैं लेंथ ऑफ वायर कंसीडर कर रहा हूं, तो उसके लिए जो लिमिट्स रहेगा दैट विल बी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वायर एंड एंड पॉइंट ऑफ वायर. आप इसको कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं, ए से लेके बी तक. कोऑर्डिनेट नहीं बोलना चाहिए, मैं ऐसा बोलूंगा पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक. ओके, यस, सो
that is going to be what we are going to say integration between limits a to b. ओके, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, इसको बाहर ले लेते हैं, आपके पास बाकी रहेगा आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर. इनफैक्ट हम लोग बोल रहे हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी कांस्टेंट है, तो उसको भी बाहर ले लिया. आपके पास रहेगा इंटीग्रेशन डीएल अपॉन आर स्क्वायर बिटवीन लिमिट्स ए टू बी. ओके, अब आपको एक सिंपल बात बताता हूं मैं कि इसका अगर मैं कुछ इस तरह से बना दूं, ओके, यहाँ पे साइड पे एक डायग्राम बना रहा हूं, आई होप आपको समझ में आएगा. ये आपका पॉइंट ए है, ये डीएल है, लेट अस से ये पॉइंट ए डैश है और ये पॉइंट पी है आपका. ठीक है, ये डायग्राम मैं साइड में यहां पे बना रहा हूं. अब मैं बोलूंगा जो डीएल एंगल सबटेंड करेगा दैट विल बी वेरी स्मॉल, और ये जो एंगल है इसको मैं बोलूंगा, ओके, आई कॉल इट एज डी थीटा. ओके, नाउ दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, ये एंगल आप 90 कंसीडर कर सकते हो. ओके, यस, हम लोग बोलेंगे जितना लेंथ P से लेके A का है ना, उतना ही लेंथ P से लेके A डैश का है, ऑलमोस्ट सेम है. उसका कारण क्या, हम लोग बोलेंगे डी थीटा बहुत स्मॉल है. ओके, तो डी थीटा जब बहुत स्मॉल होता है तो इन राइट एंगल ट्रायंगल आप ऐसे बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द साइड, दोनों का लेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो ये अगर आर है, ये भी क्या है, आर. अभी आपके ऊपर है, आप यहां पे साइन डी थीटा डिफाइन करो या टैन डिफाइन करो. ओके, मैं ऐसा बोलता हूं, कैन आई से टैन ऑफ डी थीटा विल बी इक्वल टू वन. तो हम लोग बोलेंगे टैन ऑफ डी थीटा विल बी अपोजिट अपॉन एडजस्टेंट. ओके, ये साइड पे लिख देता हूं, टैन ऑफ डी थीटा इज अपोजिट dl upon r. But we know that when angle is very small, okay, tan of that angle will be also what, equal to that angle. ये तो आप लोगों ने सीखा हुआ है कि if the angle is very small and it is measured in radians, tan of that angle is nearly equal to that angle. Therefore we'll say tan of d theta is nearly equal to d theta, which is equal to dl upon r. So can I say dl is equal to what, r into d theta. अब ये वैल्यू हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ओके, तो आपको क्या मिलेगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई. ओके, डीएल को क्या डाल देते हैं, डीएल को हम लोग डाल देंगे आर इंटू डी थीटा. ओके, यस, अपॉन आर स्क्वायर. ओके, अच्छा अभी यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज हो जाएगा. लिमिट्स कैसे चेंज होगा तो मैं बता रहा हूं. इनिशियली पॉइंट ए, ओके, यस, अगर मैं बोल रहा हूं कि पॉइंट ए एंड ए डैश क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे दैट विल बी डी थीटा. तो सिर्फ अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, ओके, पॉइंट ए यहां पे 0 एंगल सबटेंड कर रहा है. अगर मैं ये पूरा आर्क भूल जाऊं, जैसे जैसे आर्क का लेंथ में कम करते जाऊंगा, जो थीटा का वैल्यू वो कम होते जाएगा. तो मैं बोलूंगा एट पॉइंट ए जो एंगल रहेगा, ओके, यस, दैट विल बी सबटेंडेड एट पॉइंट बी विल बी 0 डिग्री. लेकिन जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाते जाता हूं, यहां पे एंगल खुलते जाता है, एंगल बढ़ते जाता है. तो मैं बोलूंगा ए से लेके बी का जो लिमिट है, ओके, डेफिनेट इंटीग्रल का, वो बन जाएगा 0 से लेके थीटा का. ये आ रहा है आपको समझ में. बेस्ड ऑन दैट, ओके, हम लोग बोलेंगे यहां से ये आर और ये आर स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. अगेन स्मॉल आर इज व्हाट, तो हम लोग बोल रहे हैं इट इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस. आप कौन से भी पॉइंट का डिस्टेंस लो वो सेम रहेगा, तो उसको भी हम लोगों ने बाहर ले लिया. तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, फाइनली यू विल गेट b, आई विल राइट ऑन दैट साइड, ओके, b इज इक्वल टू, ओके, म्यू 0 i अपॉन 4 पाई, r भी मैंने बाहर ले लिया, और आपके पास यहां पे क्या रहेगा, 0 टू थीटा डी थीटा. ओके, नाउ 0 टू थीटा डी थीटा, कैन आई से, ओके, ये जो आपका आंसर आएगा that is going to be mu 0 I 4 pi r theta between limits 0 to theta, or you can say b is equal to mu 0 I upon 4 pi r into theta. ये आपको आ रहा है समझ में. तो ये आपको इक्वेशन 10.48 में दिया हुआ है. इतना डिटेल में तो उन्होंने नहीं समझाया, ओके, इसलिए मैंने ये डेरिवेशन एक बार ले लिया. ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग इज हियर. ओके, अगर हम लोग बोलते हैं कि यदि ये आर्क के जगह पे एक बड़ा सर्कल होता लाइक दिस, ओके,
ये कुछ इस तरह से होता है। ये हम लोगों का आर्क ए बी है, ए बी के जगह पे पूरा सर्कल होता है, तो हम लोग बोलेंगे पूरे सर्कल के लिए पॉइंट ए से मैं स्टार्ट करता हूं और वापस पॉइंट ए पे खत्म होता, यानी साइक्लिक इंटीग्रल होता। और साइक्लिक इंटीग्रल में जो थीटा का वैल्यू है वो क्या हो जाता है 2 पाई। पॉइंट ए से अगर आप एंगल मेजर करना चालू करोगे और वापस पॉइंट ए पे आके खत्म होगे इस तरह से, तो आपका जो नेट एंगल एट द सेंटर रहेगा वो क्या रहेगा, इट विल बी 2 पाई। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे फॉर सर्कुलर कॉइल थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई, तो आपके पास बचेगा क्या, b विल बी इक्वल टू म्यू 0 i, 2 पाई और 4 पाई कैंसिल होके बचेगा क्या, नीचे सिर्फ 2r। आई होप आपको ये समझ में आया है। यस, यहां पे हम लोग थीटा क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, थीटा वी आर सब्स्टिट्यूटिंग एज 2 पाई। ओके, यस, तो वही आपको इक्वेशन 10.49 में दिया गया, ठीक है। यस, एनीवे आई होप आपको ये डेरिवेशन समझा है। तो आज का जो लेक्चर है, ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे ही स्टॉप कर रहे हैं। अगले लेक्चर में, ओके, मैं थोड़ा लेक्चर जो लास्ट वाला लेक्चर रहेगा उसको थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, क्योंकि बहुत छोटा सा थ्योरी का पार्ट बाकी है, वो पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एंड विल कंप्लीट ऑल द न्यूमेरिकल्स आल्सो। ओके, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो मैं कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। बाकी के जो इजी न्यूमेरिकल्स है जब मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ओके, यस, आई ट्राई टू गिव इट इन टाइम, ओके, या फिर कोशिश करेंगे कि सब न्यूमेरिकल्स हम लोग ले लें, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहां पे स्टॉप करते हैं।